गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय जो हमारा 1 था उसका अगला भाग करेंगे, जिसका नाम है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। कि भूमि का किस तरीके से निम्नीकरण हो रहा है, किस तरीके से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, हम ये कह सकते हैं। और साथ ही इसकी सुरक्षा के क्या उपाय हम करें कि ताकि जो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है वो ठीक हो सके। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। 90% 95% जो है क्या है, भूमि की जो एक इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो किससे, भूमि से ही प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से भूमि का अत्यधिक प्रयोग होता है। और उस प्रयोग होने की वजह से क्या है कि भूमि का निम्नीकरण हो गया है। तो कुछ मानव की क्रियाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से भूमि निम्नीकरण अधिक हुआ है। तो वो क्या है, वो है वनों का अधिक काटा जाना, अधिक पशुओं को चराया जाना और खनन। ये 3 मुख्य बातें हैं। अगर हम इस तालिका में देखें तो इस तालिका में ये साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है ये सारा, ये 10% जो है क्या है वायु के द्वारा, और ये 6% जो दिया है ये लवणीय क्षारीय क्षेत्र, और ये क्या है, ये वनों द्वारा निम्नीकृत है, और ये क्या है, ये जल द्वारा। ये सारा इसको दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों पर, ये बताया कि खनन से कैसे होता है। ये तीनों जो मानव क्रिया हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में क्या होता है, वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। अलग अलग राज्य में अलग अलग किस तरीके, यहाँ पर वनों को ज्यादा काटा गया इसलिए है, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्यों, क्योंकि वहां पर पशुओं को अधिक चराया गया है। और उसके बाद तीसरा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ है, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ये सारी बातें जो हैं क्या क्या बताया हमने। सबसे पहला एक खनन, दूसरा क्या है ये वनोन्मूलन, और तीसरा क्या है पशुचारण, और एक क्या है ये अधिक सिंचाई। ये कारण है जिनकी वजह से क्या हुआ है, हमारे भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अब बात कि जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब इस पैराग्राफ में हम उसके तरीके देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे क्या बन गए, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, या मानव की कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो भूमि निम्नीकरण करती हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, वनारोपण और चरवाहों का उचित प्रबंधन करके क्या किया जा सकता है, इनको भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। फिर पशुचारण पर नियंत्रण करके भी क्या किया जा सकता है, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। पेड़ों की रक्षक मेघा बनाकर भी किया जा सकता है। रेतीली कीटों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि के कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी कि इस पैराग्राफ में जब आप अपनी बुक में देखोगे तो सारे वो कारण बताए हैं जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, भूमि का निम्नीकरण किया जा सकता है। अब अगला हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा क्या है, मिट्टी। जो मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, मृदा। तो मृदा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सबसे ज्यादा क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन कौन है, मृदा संसाधन। तो मृदा जो है यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। जीवंत तंत्र का मतलब क्या है कि मृदा के अंदर जीवन है। अगर आप कोई भी पेड़ लगाते हो और उसको अगर आप मिट्टी में लगा देते हो तो वो पेड़ जो है अपने आप क्या होता है, आपने देखा होगा, फलने लगता, फूलने लगता है। इसका मतलब क्या है, मृदा के अंदर जीवन है, और वो जीवन जो है जब उस पेड़ को मिलता है तो वो पेड़ भी क्या हो जाता है, फलने फूलने लग जाता है। उसके बाद आता है हमारा मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो मृदा है या जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, हमारे यहाँ पर हम सिलेबस में 6 प्रकार की मिट्टी देखेंगे। कितने प्रकार की देखेंगे, 6 प्रकार की, जिसमें सबसे पहली है मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा 6 प्रकार की होती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, लाल और पीली मिट्टी,
मृदा कह सकते हो या मिट्टी कह सकते हो, काली मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा। जैसे जलोढ़ मृदा, ये आपके सिलेबस में सारी दी हैं। उसके बाद है काली मृदा, उसके बाद है लाल या पीली मृदा, फिर यह है लेटराइट मृदा, और इसके बाद क्या है मरुस्थलीय मृदा, और ये है वन मृदा। यानी कि ये 6 प्रकार की है। और अगर आप ये मैप देखेंगे तो इस मैप को आप ध्यान से देखें। इस मैप में ये जो दिखाया है, जैसे इसमें ग्रीन लाइन दिखाई है ना, और यहाँ पर लिखा पर्वतीय और वन मृदा, इसका मतलब है कि जहां पर भी इस नक्शे में ऐसे ग्रीन रंग की लाइन अगर खींची गई है, इसका मतलब है उसी राज्य में ये प्रकार की मृदा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जम्मू कश्मीर और इधर की तरफ उत्तर प्रदेश का जो, यानी कि उत्तराखंड का जो भाग है ऊपर पहाड़ों का, वहां पर इसकी लाइन खींची गई, इधर असम की तरफ इसकी लाइन खींची गई है, इधर सिक्किम में है ये। तो इसका मतलब जो पर्वत वाली और वन मृदा है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और ये सिक्किम में, और ये इधर असम में, यहाँ पर ये मृदा है। ये इसमें जिसका जिस तरीके का जो है साइन दिया है, चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य में, जैसे ये अगर रेड कलर की मृदा दी है, लाल और पीली ऐसे निशान दिया है, तो लाल जहां पर ये आपको लाल दिख रहा है नक्शे में, उसी राज्य में ये इस प्रकार की मृदा है। ठीक है। जैसे ये जलोढ़ मृदा का दिया है, तो इधर हमारे हरियाणा की तरफ के इसमें दिया है, हरियाणा पंजाब में, तो ये जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है, तो हमारे यहाँ पर इसका मतलब ऐसी मृदा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ये वो कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, क्योंकि ये इधर की तरफ दिया है। ये इस तरीके से आप इस मैप को देखते हैं। मैप को देखने का तरीका मैंने आपको बताया, आप समझ गए कि ये यहाँ साइन दिए हैं, उस साइन के अनुसार आपने देखना है। जैसे शुष्क मृदा का साइन दिया है येलो बिल्कुल लाइट, तो ये इधर राजस्थान की तरफ दिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, शुष्क मृदा है। ठीक है, ये ऐसे है। अब हम मृदाओं के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा कौन सी, ये वाली। ठीक है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टों में जलोढ़ मृदा से ही बने हैं ये जो डेल्टे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ये मृदा जो है, हम इस मृदा के क्या देखेंगे, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ये भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो विशेष है ये यहाँ है। ये लिखा है, कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है। ये क्वेश्चन आता है, बांगर और खादर में अंतर बताएं। 1 नंबर में ये आ जाता, बांगर क्या है, खादर क्या है। तो ये जो क्या है, आयु के आधार पर मृदा के 2 प्रकार हैं। पुराना जो जलोढ़ है, पुरानी मृदा, उसको बांगर कहा जाता है, और नया जलोढ़ जिसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है, बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है, और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। इनकी महीन का मतलब होता है छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आयु के आधार पर आप इसको ये देख सकते हैं, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, मैंने बताया, ऐसे भी आता है, बांगर क्या है, खादर क्या है, या दोनों में अंतर। अब हम आते हैं इसकी महत्व। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और तलन होती है, जो दालें वगैरह फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा किस किस फसल के लिए उपयोगी है, ये आपको इसमें बताया गया है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद आती है हमारी काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी जिसको आप कह सकते हैं। इन मृदाओं का रंग क्या होता है, नाम जैसे काला है तो काली है। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये काली काली सारा से दिख रही है ना। ये जलोढ़ है, ये काली है, दोनों में देखो ये येलो येलो में दिखती है और ये काली काली में दिखती है। तो ये क्या हमारी काली मृदा है। ये जो काली मृदा है, ये जो है कपास की खेती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस मिट्टी को या इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है मृदा जो है कहाँ पर, ये अब इसको हम यहाँ से देखते हैं कि ये जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा
जनक शैलों से बनी होती है। कहाँ कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ठीक है, अब आते हैं हम काली मृदा के गुण। ये किसके गुण है? काली मृदा के। काली मृदा कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? काली मृदा कपास की फसल के लिए है। अब इसके गुण। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें दिख रही है ना आपको, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा कहाँ पर होती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ठीक है, और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है कि इनमें पानी होता है। उसके बाद आती है हमारी लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है इसको क्या कहा जाता है? ईंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है ईंटों जैसा होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में हुमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। जैसे इस तरीके के जब देखते हैं ना आप खेतों में, जहां पर पैदल चलने के रास्ते से बने होते हैं, वो रेत सा जो बारिश के द्वारा आ जाता है, ये इस तरीके का रेत सा है और इसमें क्या होता है? खाद और रासायनिक उर्वरक ज्यादा डाली जाती है। ये मृदा मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयोगी होती है। यानी कि जो लेटराइट मृदा सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी है? ये काजू की फसल के लिए उपयोगी है। उसके बाद आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जैसे नाम से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाती है। देखते हैं ना, जो रेत होता है राजस्थान की तरफ, और उसको जो है मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा रंग होता है और ये जो है रेतीली होती है और लवणीय होती है। और जो है इसमें क्या होता है? शुष्क जल और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि रेत है उसके अंदर पानी अधिक समय तक नहीं रह पाता। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः क्या होता है? सेदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि कहाँ पर किया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, जैसे अब हो रहा है। और लास्ट हमारी है वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, ये सारा यहाँ पर, ये सारा है ना, ये वाली जो दिखाई थी, तो ये वही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशिलिक तथा हुमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी प्रकार की मृदा बताई। आज हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने किया है भूमि निम्नीकरण क्या है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के और क्या करना है? भूमि निम्नीकरण के आपने क्या बताने हैं? उसके कारण बताने हैं और भूमि निम्नीकरण को दूर करने के उपाय बताने हैं। ठीक है, इसमें जो है अभ्यास के क्वेश्चन में उसको नहीं दिया, लेकिन आपने इसके क्वेश्चन को बनाना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जितने चैप्टर में दिए हैं उसमें से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया भूमि निम्नीकरण किस कारण से होता है, और दूसरा भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? मृदा संसाधन क्या है। फिर
अगला है मृदाओं का वर्गीकरण। कितने प्रकार की मृदा है? 6 प्रकार की मृदा है। ये 6 प्रकार की मृदाएं मैंने आपको बताई। ये मैप है, इस मैप में सारा बताया है। जब हम स्कूल में मिलेंगे तो और अच्छे से इसको मैं आप मैप को समझाऊंगी और आपने ये सारा करना है। और एक टॉपिक हमारा लास्ट में बचा है, वह क्या है? मृदा अपरदन क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। और इस सारे को आपने ध्यान से सुनना है और समझना है।